मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज जो सेशन था मेरा, मैंने अपनी डेट दे चुकी थी। पर यहाँ पर ग्वालियर में केसी सर आए हैं, तो केसी सर का मीटिंग कैसे छोड़ सकती थी। और आपको भी पता है हम लीडर है ना, तो हम लीडरों को मीटिंग सुने या ना सुने, अपनों को बिठालना है, यहाँ पर लोगों को लेकर आना है। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, और स्वागत करने के लिए मैं केसी सर का भी आई हूँ यहाँ पर मुरैना से ग्वालियर के लिए। तो मैं आगे से बढ़ती हूँ। तो आगे ये हमारे डीसी टीसी सर हैं, इनकी वजह से आज ये सिस्टम चल रहा है। और सिस्टम में ही नहीं चल रहा है, आज हम लोगों को जो मुकाम मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, जो आज जो भी हूँ सर की वजह से हूँ। क्योंकि सर ने हमारे बीच में आरसीएम जैसा बिजनेस लेकर आए। और कहने के लिए इस बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा निगेटिव थी, इतनी निगेटिव थी कि मैं डिप्रेशन में भी गई। आज आपके सामने हूँ कि आज इतनी पॉजिटिव हूँ कि आज मीटिंग है मेरी ऑनलाइन। कहने के लिए बहुत लोगों ने बहाने लिए थे कि मैम हम नहीं आ सकते, हमारे चुनाव का टाइम है, हम यहाँ पर व्यस्त हैं, हम वहां पर व्यस्त हैं। पर मेरे लिए कोई भी तब चुनौतियां नहीं आई, मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं से मीटिंग कर लूंगी। तो ऐसे ही जो मीटिंग के जो जज्बा है, मीटिंग का जो हौसला है, वो हमारे बीसी सर ने दिया। क्योंकि बीसी सर हमेशा कहते हैं दुनिया में कोई अभागा पैदा नहीं हुआ, बस वो जागा नहीं है। तो मैं जगाने के लिए बीसी सर आए। और इस मुरैना क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में जो टीम बनाई हमारे बलवंत दीक्षित सर, क्योंकि उन्होंने ये टीम को लेकर आए, बिजनेस को लेकर आए मुरैना के लिए। और आप लोगों को बता दो, मुरैना भिंड का जो नाम है ना, वो नाम डाकुओं में, लड़ाई झगड़े में है, गाली गलौज में है। पर आरसीएम जैसे सिस्टम में भी आ जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आए देख लो, आज मुरैना, ग्वालियर और भिंड का नाम आरसीएम सिस्टम में भी आता है, और सबसे ज्यादा वर्क करने वाली महिलाओं में भी आता है, उस टीम में आता है। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं खान सर कि ये बिच्छुओं की फौज है, ये सभी दूल्हे हैं, मुरैना विंड के सभी दूल्हे हैं, सभी मेन लीडर है। सबको दे दो माइक, मेरे को माइक नहीं मिलता है। क्योंकि इनको पता है कि एक बार माइक अनीता मैम के हाथ में पहुंच जाए ना, तो मिलने वाला नहीं। तो मैं ऐसे गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को पहचाना। और यही नहीं, हमारा यहाँ से आगे बढ़ने का मौका शुरू हुआ। क्योंकि सिस्टम तो आ गया, पर सिस्टम चलाना हमको है ना, सीखना हमको है ना, आगे बढ़ना हमको है। लाने का काम हमारे माँ बाप ने हमको जननी कह सकते हैं, जन्म दिया तो हमें पृथ्वी पर लेकर आ गए। पर जीना कैसे है, करना कैसे है, रहना कैसे है, नाम कैसे करना है, ये कर दिया हमारे गुरुओं ने। तो पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, हमें आगे बढ़ाया। तो मैं नेक्स्ट चाहती हूँ। नेक्स्ट, ये हमारे माँ बाप ने हमारे लिए हमारे जीवन साथी को छोड़ा, जो कि निगम सर है। निगम सर ने जब हमको चुना, कहने के लिए अभी तो लड़कियां पसंद करती हैं, अभी तो लड़के पसंद करते हैं एक दूसरे को। और मेरे ये शादी हुई थी ना, मेरे भाई ने निगम जी को अपनी शादी में पसंद कर लिया, और बोला कि भाई मेरे को इनको दामाद बनाना है। और एक के लिए नहीं, मैं दो बहन हूँ। तो निगम जी को मेरे भाई ने बोला कि मेरी बड़ी बहन है निगम जी, क्या आप शादी करना चाहोगे। निगम जी पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर, मैं अभी पीएमटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। जब पीएमटी का पेपर इनसे 2 नंबर से रह गए थे, तो फिर आई सेक्टर का काम शुरू किया निगम जी ने। आई सेक्टर का काम शुरू करते ही फिर टकराए मेरे भैया से, जो अरविंद होलकर सर है, जो प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम है। तो उन्होंने फिर बोला निगम जी अभी शादी कर लो। तो निगम जी को मालूम था कि अरविंद सर की एक बहन की शादी हो चुकी है। अब बोलते, अब सर किसकी करानी है, आपकी बहन की शादी हो तो चुकी है। तो बोलते हैं कि मेरी दूसरी बहन है। आप समझ सकते हैं 2004 में मेरे भाई ने ये सोच लिया कि मुझे निगम सर को ही अपना बहनोई बनाना है। तो आप समझ सकते हैं सपने कितने बड़े, मेरी उम्र कितनी थी, 14 साल। अब बात आई 2009 की। तो निगम सर मेरे को देखने के लिए गए, और मेरा प्रैक्टिकल चल रहा था, इंटर में मैं पेपर दे रही थी। तो ऐसे ही जो अपन समझ सकते हैं, मैं मस्त मौला थी अपनी जिंदगी में। कोई ये सपना ही नहीं था कि मेरी सगाई है, शादी होगी, कोई जज्बा ही नहीं था। लड़कों की तरह रहना, हंसना खेलना,
और कहने के लिए मैं ये सोचती थी कि अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं ना तभी शादी करूंगी। तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे घर में मेरे को देखने के लिए निगम सर आ रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल देख कर आ रही। और यहाँ पर भैया, मेरे पिताजी, सब लोग बोले कि आप रेडी हो जाओ। मैंने क्यों? कि आपको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैंने बोला क्यों भाई, मैं तो भी छोटी हूँ, मेरी अभी उम्र 18 साल की नहीं हुई है, आप मेरी सगाई शादी कैसे कर रहे हो? तो मेरे पापा जी, मैं बहुत पसंद करती हूँ पापा जी को। और पापा जी ने बोला नहीं बेटा, अभी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि सगाइयों में 2-2 साल लग जाती हैं। जरूरी नहीं है कि ये लड़का पसंद करेगा आपको, जरूरी नहीं है कि आप उनको पसंद आओगे, या आपको वो पसंद आएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं है। और सभी से एक चीज और बता दूं, मुझे खाने पीने का बहुत शौक था। क्योंकि जब भी कोई सगाई वाले व्यक्ति आते हैं, दीदी के लिए आते, तो घर में मिठाई आती थी। और मुझे खाने का शौक था। मैंने कहा कोई सगाई हो या ना हो, मिठाई तो आने वाली है, मैं तो खाने वाली हूँ। अब निगम सर आए। और निगम सर आते ही मेरे भैया ने बोला कि अनीता जी, ये लड़का है, आप चेक करो, पसंद है तो करेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं गई। और जाने के बाद में मेरे को कहाँ पर बिठाला? जो ड्राइवर था, और ड्राइवर चालाक। अब मुझे नहीं पता मेरी सगाई किसके साथ में होने वाली है, पर मैंने ये सोच लिया, मेरे पापा ये बोलते हैं कि लड़का लड़की जैसा ढूंढेंगे, पर पता नहीं कैसे ढूंढ रही हो, ये तो काला है, ज्यादा सांवला है। तो मैंने बोला मुझे मना करनी है। अब मैं पानी देकर आई, और भैया ने मेरे से पूछा लड़का कैसा लगा? मैंने, मुझे पसंद नहीं है। तो बोलते क्यों? लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर है, आप जैसा है। मैंने, कहाँ है वो? तो सांवला है। अरे भाई, किसको देख के आई हो? पानी किसको दिया? मैंने सभी को दिया, मेरी जिठानी भी आई, जेठ जी भी आए, उनको भी दिया, एक लड़का और आया, उनको भी दिया। और मेरे बगल में जो बैठा, वही लड़का तो होगा? कि नहीं, जो आपके बगल में बैठा वो ड्राइवर था गाड़ी का, और जो पीछे बैठे थे वो लड़का है। मैंने, अच्छा चलो ठीक है, लड़का ठीक है, मेरे को पसंद है। और ये आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद है तो करो, क्योंकि अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज तो हुई नहीं है, तो आपके ऊपर है। मैं इतना बोलकर और रूम से निकल के और मिठाई का टुकड़ा ले लिया। मिठाई का टुकड़ा लेके मेरे मुंह में, और निगम जी मेरे पीछे। और रूम में जब आए तो बोले कि लड़की लड़का कोई बात करना चाहता है। अब मेरे मुंह में मिठाई थी, मैं क्या बोलूं? मैंने मना कर दी, नहीं मुझे बात नहीं करनी है। मेरे पापा मम्मी जो बोलेंगे वही होगा, मुझे लड़के से कोई भी बात नहीं करनी है। ऐसे ही चल के आगे बढ़े। अब ऐसे ही निगम सर ने एक ही पसंद में मेरे को पसंद किया, और तुरंत ही वहीं पर बोल दिया कि मुझे शादी इसी लड़की से करनी है। पता नहीं, मैं अभी भी बोलती हूँ, निगम सर ने मेरे में ऐसा क्या देखा, मुझे नहीं पता। बीए डीएड करने वाले, पॉलिटेक्निक करने वाले, और आई सेक्टर चलाने वाले, अच्छे घर से, मेरे को ही क्यों पसंद किया? और कई लोगों ने निगम जी को बोला भी था कि ये लड़की आप लायक नहीं है, क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो, अच्छे नॉलेज हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हो। पता नहीं आप में इनमें क्या दिखा, क्योंकि गांव की हैं, आप देख सकते हो शादी में कितना पर्दा रहता है। पर निगम सर ने मेरे को वो चीज दिया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे को घुमाना फिराना, वो इंजॉय कराना, जो हर एक महिला चाहती है कि मैं अपने मिस्टर के साथ में करूं, या हर एक लड़की चाहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, मैं उसके साथ में जाऊं, फिर उसके साथ में शादी करूं। अभी अरेंज मैरिज बहुत चल रही है, तो ऐसे सबके सपने रहते हैं। मेरा कोई सपना ही नहीं था। पर निगम जी ने सपना दिखाया, और बोले कि राधा, मैं आपको वो जिंदगी दूंगा जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। और ये सच हुआ, क्योंकि मैं अपने ससुराल में आई, सबसे छोटी थी, बाहर में घूमना नहीं होता था। पर निगम जी मेरे को हर हफ्ते में मूवी दिखाने, होटल पे खाना खिलाने, कहीं बाहर घुमाने ले जाते थे। आप देख रहे होंगे ये फोटो। क्योंकि जो महिला घर में, गांव में से आई हैं, बोलना भी नहीं जानती हैं, और बोल बात भी ऐसे करती जैसे लड़के करते हैं, कई बार टोका, कई बार रोका। पर निगम जी ने कभी ये नहीं बोला कि आपको कुछ भी नहीं आता। बहुत सारी महिलाओं को सुनने को मिलता है, पर मेरे को कुछ भी सुनने को नहीं मिला। और एक बार निगम जी को घर बुलाकर, मेरे जो ससुर जी हैं, यानी कि चाचा ससुर है, उन्होंने बोला बहू क्या आपसे बोलती है कि घुमाने ले जाओ? भाई आप है ना, अपने घर की महिलाओं को, अपने घर के बच्चों को बिगाड़ रहे हो। अगर आप इतनी छूट दोगे अपनी बहू को, तो हमारी बहू भी ऐसा करेंगी, हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो निगम जी ने बोला, चाचा जी आप मेरे को बताएं, क्या मैं किसी और की बहू को ले जा रहा हूँ, किसी और की लड़की को घुमा रहा हूँ?
भाई साथ डाल के लाया हूँ, उसके साथ में एंजॉय नहीं करूंगा तो किसके साथ में करूंगा? अभी तो कुछ नहीं है। मैं अभी राधा के साथ में विदेश भी घूमूंगा। अभी तो कुछ नहीं है। आप लोग पर्दा कराते हो ना, बहुत जल्दी राधा के सिर से मैं पर्दा हटाऊंगा। क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या है, पर मुझे इतना पता है कि ये लड़की मेरी जीवनी है, मेरी दोस्त है, मेरी हमसफर है, सब कुछ छोड़कर आ रही है मेरे लिए। मैं इसका वो सुख दूंगी, शायद दूंगा कि जिसको किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज सोच सकते हैं, निगम सर का आरसीएम नहीं था तब हमारे बीच में। निगम सर का सपना कितना बड़ा था मेरे को आगे बढ़ाने का, और मेरा सपना कुछ भी नहीं था। तो आगे चलते हैं हम, आगे ऐसे ही चलते रहे, एंजॉय में, मस्ती में हम एंजॉय करते रहे। और हमारे जो दो बेटे हैं, जब बेटा हुआ हमारा बड़ा वाला, तो कोई ज्यादा एंजॉय नहीं था, क्योंकि बड़ा बेटा मेरे 19 साल की उम्र में हुआ और दोनों ही अनसमझ थे। निगम सर, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि बच्चों को पालना कैसे है। जब निगम सर ड्यूटी से आते तो मैं रोती थी, ये बच्चा सोता नहीं है, ये बच्चा रोता ही रहता है, कैसे पाले इसको? निगम सर बोलते कोई बात नहीं है, आज हम अपना बचपन याद करो। आपने भी अपनी मम्मी को कैसे परेशान किया होगा, आपने भी और मैंने भी, दोनों ने परेशान किया है। तो ये बच्चा सिखा रहा है हमें, वो अहमियत दे रहा है कि माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। और रात को के 11 बजे मेरा बड़ा बेटा 3 बजे तक जगता। हम एक दूसरे के साथ में बच्चों को बड़े करते रहे। फिर धीरे धीरे करके हमारा छोटा बेटा आया। छोटा बेटा आया जब हमने बोला हमें पूरा एंजॉय करना है। अभी समझ गए थे, बड़े हो गए थे, 4 साल में छोटा बेटा आया। अब छोटा बेटा ये है। अब इस पे आप सभी जानते हैं, बड़े बेटे की एक उम्मीद रहती है ना कि भाई बच्चा हो जाए, हमारा घर का बंद चल जाएगा। अगर बच्ची महिलाओं को जल्दी शादी होती है, 2-1 साल लग जाते हैं और बच्चे नहीं होते हैं, तो ताने मिलने लगते हैं। इसीलिए भी हमने ये बड़े बेटे को और छोटे बेटे को दोनों को हुआ। और होने के बाद में हमारी जो परवरिश थी, हमने बच्चों की अच्छी की। पहले बच्चे को हमने एल्टोनियस स्कूल है जो मुरैना का बहुत फेमस स्कूल है, 40-50 हजार की इनकम पे जो साल की रहती थी, हमने उसमें किया। और आगे चलते हम ऐसे ही करके हम बहुत एंजॉय करते रहे। अब आता है आरसीएम हमारे बीच में। जब आरसीएम आता है, ये हमारे एंजॉय के फोटो है, आगे बढ़े। बहुत एंजॉय किया है, देखो आप देख सकते हैं। ये सब कुछ निगम सर का सपना था, मेरा नहीं था कि मेरे को एंजॉय करना है। निगम सर का सपना था कि मुझे अपनी मैडम को आगे बढ़ाना है। आप देख रहे होंगे, ये महिलाओं की पहली मीटिंग थी, इसमें मैं पर्दे में हूँ। ये फिर मैं सीख रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और निगम सर के साथ में हर दम मेरे को साथ ले जाती, कभी भी मेरे को छोड़ा नहीं। हाँ, मैं लड़ती झगड़ती गुस्सा करती सब कुछ करती, पर निगम सर ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मीटिंग मेरे बगैर ली होगी। ये बोलते तुझे जाना है, समझ में आए या ना आए, जाना तेरे को है। निगम सर को जाने क्यों, भरोसा था अपने आप पे, मेरे पे नहीं, अपने आप पे, कि मैं राधा को चेंज करके ही रहूंगा। मेरा नाम ससुराल में राधा है और वैसे अनीता है। मैं अनीता को चेंज करके ही रहूंगा। वो चेंज कैसे नहीं होगी, क्योंकि प्यार में ताकत होती है, आप सबने सुना। और मैं चेंजिंग हुई। देखो आगे बढ़ते हैं। इतनी महिलाओं की मीटिंग में आज पर्दे में थी, आज ग्वालियर में भी हूँ, इतनी शानदार मीटिंग ले रही हूँ। हाईजेनिक पे काम किया, गाँव में मीटिंग देने गई, जो भी आता अच्छा बुरा बोलती थी। हिम्मत बहुत थी कि जब निगम सर बढ़ा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं बढ़ना है। जब कहते हैं ना, माँ बाप उंगली पकड़ते हैं तब बच्चे चलते हैं, माँ गोदी से बच्चे को उतारती है तब वो सीखता है। निगम सर ने मेरे को फील्ड में उतार दिया था, बोल दिया था अकेली निकलो, सीखो। हाँ ताने मिलेंगे, हाँ बदतमीजी होंगी, मेरे को बता देना, कोई बात होगी तो मेरे को बता देना। अकेली निकलती, निगम सर साथ में नहीं रहते थे, अकेली जाती, भैया के साथ, कभी भतीजे के साथ में। और ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी मीटिंग लेते लेते अब आ गया बड़ा दौर। तो नेक्स्ट बड़ा दौर आया ये, यहाँ से सपने बड़े हुए, यहाँ से कुछ करने का जज्बा आया। और ये सपना मेरा ही था। मैं निगम सर से हरदम बोलती रहती थी कि मुझे पहली आईपीएस अधिकारी से मिलना है। कैसे मिलना है मुझे नहीं पता, मुझे पहली उन महिलाओं से सबको याद में रखना है जो पहली हैं। जैसे हमारी
किरण बेदी मैडम, मैंने पहली मीटिंग में भी बोला, जो शिक्षा के मामले में हमको शिक्षक देने वाली, शिक्षा देने वाली सावित्रीबाई फुले पहली महिला है। तो मुझे इनको मिलना है। इनके कुछ इतिहास में मैंने पढ़ा है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर कुछ ना कुछ मैंने इनके बारे में पढ़ा है। मुझे किसी फील्ड में पहला बनना है। तो आप चलते रहे, ये सपना जब मैंने देखा तो आगे बढ़ी। और आगे क्यों बढ़ी? क्योंकि समझ में क्या आया, आप सभी जानते हैं सपने सभी के होते हैं, सच्चाई सभी के पास में है। बस समझ में आरसीएम कब आया ये आप जरूर समझें। मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे मेरी समझ में आया। और जब बाहर जाते हैं ना, मीटिंग लेने के लिए जाते हैं ना, तो समझ में आता है। जब हमारे लीडर हमको समझाते हैं, क्या समझाते हैं, दुनिया में हम आते हैं तो काम तो करते ही हैं। भैया आप हो, अगर आप महिला हो तो घर में अगर खाना नहीं बनाओगे तो किसी काम की नहीं। जेंट्स हैं तो जेंट्स अगर बाहर काम नहीं करेंगे तो किसी काम के नहीं। तो बाहर में काम करने के लिए, और बाहर काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा हम कमाते भी है, कमाते, और पैसे को कमा कर घर में थोड़ी रखते हैं, खर्च करते हैं। खर्च क्या करते हैं? हमारी जो जरूरतें रहती है वहां पर खर्च करते हैं। तो भाई किसी भी ग्राहक के पास में कोई फैक्ट्री तो नहीं है, तो वो तो बाजार ही तो जाएगा, बाजार में जाएगा, और बाजार से जो सामान लेकर आएगा तो उसे कहते हैं ग्राहक। अब आप देख रहे होंगे, ग्राहक पढ़ा लिखा है, ग्राहक समझदार है, ग्राहक नौकरी वाला है, पर ग्राहक ये नहीं देखता कि भाई मैं पैसा कहाँ पर ज्यादा देख के आया हूँ। अगर उसको 100 रुपए से ज्यादा कहीं मिलता है तो अपने मालिक के साथ में भी धोखा कर देगा। अगर उसे 1,000 रुपए से ज्यादा मिलता है तो अपने भाई को भी धोखा दे देगा। अगर उसे अच्छी सुंदर और पैसे वाली बीवी मिल जाए तो वो अपनी बीवी को भी धोखा दे देगा। भाई ये हैसियत रह गई है, ग्राहक सभी है, ऐसा नहीं है, सभी लोग इंसान है। तो इंसान की ये है। अब आप देखे, अगर हमको 10 रुपए भी ज्यादा मिले तो सामान क्यों नहीं चेंज करे, करना चाहिए ना। तो ये चीज मेरी समझ में आ गई। ये हमारा आरसीएम का फिनाइल है, पिक्सी का, और आप देख रहे होंगे 280 रुपए। और यहाँ पर देखो, मैंने 1 रुपए की बात की है मैम। मैंने 1 रुपए की बात इसलिए की है कि अगर 1 रुपए भी हम पे होगा ना तो हम महिलाएं एक एक करके गुल्लक जोड़ लेती हैं, भर लेती हैं। यहाँ पर तो हमारा 9 रुपए बच रहे हैं, और हमारा कमीशन भी आने वाला है आरसीएम से। और आप बाजार से कभी कमीशन नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे तरीके थे, समझ में आ गए, मार्केटिंग समझ में आ गई, आरसीएम समझ में आ गया। समझ में आ गया भाई को धोखा नहीं देना है, समझ में आ गया पत्नी को धोखा नहीं देना है, पति को धोखा नहीं देना है। समझ में आ गया कि भाई धोखा कोई और नहीं, बाजार वाले दे रहे हैं। क्योंकि आप जो भी चीज होती है ना, वो सब कुछ पैसे की वजह से होती है। पैसा कहाँ पर जा रहा है? बाजार में। पैसा कहाँ पर जा रहा है? कंपनियां आती बहुत है, कंपनियां सामान बनाती बहुत है, पर बीच में जो पैसा लगता है ना, वो कैसे लगता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट करें। जब कोई व्यक्ति आरसीएम में आता है, ये देखो, ये 2 रेटे मैंने रखी हैं, यहाँ पर 8 8 10 10 रुपए का अंतर है। भाई ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए तो है ना। आप बताएं, इससे टॉयलेट क्लीन होता है और इससे भी होता है। ये हमारा आरसीएम का, ये हमारा बाजार का है। बाजार के प्रोडक्ट से हमें कभी सम्मान मिलने वाला नहीं, आरसीएम से सम्मान मिलता है। बाजार से कभी हमें जो कि किरण बेदी मैडम के साथ में फोटो खिंचाने का वो मिला मौका, नहीं मिल सकता, आरसीएम से मिलता है। आज मैं स्टेज पे हूँ आरसीएम की वजह से, बाजार की वजह से नहीं। तो मेरी समझ में ये बातें आ गई थी, और आने के साथ साथ में लोगों को समझाने भी लगी। और समझाती क्या थी, आप देख सकते हैं कि भाई जो सामान आप यूज कर रहे हो वही सामान यूज करना है, चेंज नहीं करना है। पर बस आपको मार्केटिंग चेंज करनी है, बस आपको कंपनियां चेंज करनी है। हार्पिक की जगह आप पिक्सी ले लेना, बाजार की जगह आप आरसीएम का ले लेना। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट करें। तो आगे ऐसे बढ़ते गए, समझ में आता गया, और मैं नेक्स्ट चाहती हूँ बेटा। ये देखो, ये ने, आगे निकाल दिया, पीछे करो, प्लान पे ले जाना है। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ पैसा कहाँ पर ज्यादा जाता है।
अभी तक शायद सभी की समझ में आ गया होगा, पर जो नए साथी है ना, उनकी समझ में अभी भी सामान महंगा लग रहा होगा, अभी भी आरसीएम का अच्छा नहीं लग रहा होगा, अभी भी बाजार का अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उनके परदादा दादाओं ने बाजार का ही खाया है ना, उनके पुरखों ने बाजार का ही लिया है, हमारे दादा परदादा ने बाजार का ही लिया है। पर आप मेरे को बता दो, बाजार का लेके लेते क्या आपके दादा परदादा करोड़पति बने हैं? बाजार का लेते लेते क्या आपको सम्मान मिला है? बाजार का लेते लेते क्या आपके बच्चे विदेश गए हैं? बाजार का लेते लेते क्या आपके बच्चों का भविष्य बना है? नहीं बना है। कैसे आता है बाजार में, आप देख सकते हो। ये हमारी कंपनी है, कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो ग्राहक तक तो डायरेक्ट नहीं देती है ना। भाई ग्राहक को कैसे मालूम होगा? टीवी पे एड आएगा, विज्ञापन करवाएगा। जब विज्ञापन आता है तो मैं नहीं बोलूंगी किसी से कि वो झूठ बोलते हैं, उन्हें झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। मैं एक पैसे के लिए भाई भाई का नहीं होता। तो भाई आप बताएं, जो अभिनेत्री हैं वो हमारे सगे हो जाएंगे? नहीं होंगे। उनको पैसा मिल रहा है, उनको जो बुलाएंगे वो बोलेगा। अमिताभ बच्चन को पिक्चर की नॉलेज है, सिर में जो तेल लगता है ना नवरत्न, उसकी नॉलेज नहीं है। आप समझ सकते हैं विराट कोहली के क्रिकेटर की नॉलेज है, भाई उसको थम्सअप पेप्सी कोको कोला जिनकी नॉलेज नहीं है। आप समझ सकते हैं, सबको सबकी नॉलेज है जो वो अपने फील्ड में है भाई। आप समझ सकते हैं, जो डॉक्टर है उसे डॉक्टरी की नॉलेज है, जो मास्टर है उसे मास्टरी की नॉलेज है, हम आरसीएम है हमें आरसीएम की नॉलेज है। तो आप बताएं, दुनिया क्या ढूंढती है? मैं सभी लोगों से बताना चाहती हूँ, जो अभिनेत्री होते हैं ना वो पिक्चर के लिए होते हैं, कब हंसना है कब रोना है उन्हें मालूम है, पर उनके प्रोडक्ट में क्या डला है उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें तो 30% मिलता है। किससे मिलता है? आप देख सकते हो, क्योंकि टीवी पे ऐड करवाए, तो टीवी पे ऐड करवाएंगे तभी तो भाई किसी को पता पड़ेगा। तो टीवी पे ऐड करवा कर उनको तो भाई उनका कमीशन मिल जाता है, पर और भी कमीशन लेते हैं। C&F जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, उनको भी तो कमीशन चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूटर उनको भी तो चाहिए, होलसेलर उनको भी तो चाहिए, रिटेलर, रिटेलर कौन होता है? हमारी गली मोहल्ले की दुकान। वो बोलती हैं कि भाई 10 रुपए नहीं कमाऊंगा तो क्या करूंगा इस दुकान को खोलकर। तो उसे भी कुछ चाहिए, बस चाहिए किसकी जेब से? ग्राहक की जेब से। बेचारा ग्राहक काम करके आता है, बेंदाई करता है, या रक्षा चलाता है, या सब्जी बेचता है, या टीचिंग करता है, कुछ भी करता है, 100 रुपए कमा कर लाता है। और लाकर जब दुकान पे जाता है ना, 50 रुपए तो फालतू के सामान लेकर नहीं आया है, 50 रुपए का सामान तो 50 रुपए का लेकर आया है, पैसे एक्स्ट्रा देकर आता है। उस ग्राहक को पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ पर कैसे देकर आऊं, उस ग्राहक को मालूम ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, क्योंकि कभी ग्राहक प्रोडक्ट को पढ़ता नहीं है, तो कभी भी ग्राहक ये देखता नहीं है कि छोटा प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दी, अभी मैंने बताया 10 रुपए एक्स्ट्रा हमारे बाहर की कंपनियां ले रही हैं, ग्राहक ने कभी नहीं पढ़ा। जब आरसीएम की बातें जाते हैं ना, तब ग्राहक पढ़ते हैं, अरे आरसीएम का तेल है, ये तो महंगा है, अरे सरसों का तेल हमें सस्ता मिलता है। भाई आप अगर पढ़े लिखे होते ना तो प्लीज बाजार के प्रोडक्ट को पढ़ो, और पे रेट में ही नहीं पढ़ो, उनमें क्या डला है वो भी पढ़ो, क्योंकि आपके घर में जो सामान आ रहा है ना वो मिलावट का आ रहा है, पर आपका शरीर आपका खुद का है। आप सोचो अपने बच्चों के बारे में, देखो अपनी बीवी के बारे में, अगर मैं ना रहा तो मेरी बीवी क्या करेगी, अगर मैं ना रहा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। अरे भाई ये 50 रुपए बचा लो, शायद उनके काम आ जाएंगे। ये 50 रुपए बचाते बचाते अपना सम्मान ले लो, शायद उनके काम आ जाएंगे। और मिलावट से बचकर अच्छा खा लो, शायद आप लंबे चल जाओगे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ये आपके ऊपर है। भाई बहनों, क्या किया है हमारे आरसीएम बिजनेस में? कुछ नहीं किया है। हमारे लिए भगवान का रूप बन के आए हैं हमारे टीसी सर, क्योंकि आरसीएम बिजनेस लेकर आए हैं। वो हमें समझाने आए हैं कि पढ़ो, समझो। और हमारे जो कि भाग्य विधाता है टीसी सर, वो ये कहते हैं
पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। कब धाड़ेगा? जब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे बता दोगे कि भाई यहाँ पर हमको लूट रहे हैं। तो हमारे टीसी सर ने हमारे लिए क्या किया है, उन्होंने भी बोला है जैसे कंपनियां बाजार में भी 50 रुपए का बनाती थी ना, वैसे मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे बीच के बिचौलियों को हटाना है, मुझे मिलावट वालों को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, आपके बीच में एक दुकान आपके बीच में ला दूंगा, एक शोरूम आपके बीच में ला दूंगा, ये एक संस्था आपके बीच में ला दूंगा। उसे कहते हैं पीयूसी, पिकअप सेंटर। आने जाने का जो 5% रहेगा वो मैं ले लूंगा, और जो 45% बचेगा वो आप लोगों को ही वापस दूंगा। ये आप लोगों की मेहनत है, ये आपके बच्चों के सपने हैं, आपकी बीवी के गहने हैं, आपका ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही ऐसे करके टीसी सर ने अभियान किया, आज हमारी समझ में आ गया। मेरी समझ में ये आया कि अगर 1 रुपए भी बच जाए ना, तो हम घर में एक नया बर्तन ले आएंगे। अगर 1 रुपए भी बच जाए ना, तो हम घर में एक नई चेयर खरीद लेंगे। पर बचाना तो हमको है ना। तो ये सपना हमारा टीसी सर ने दिया। और टीसी सर ने यही नहीं दिया, उन्होंने बताया भाई आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ो ना, आप लिखे पढ़े हो तो करो ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं कम पढ़ी लिखी हूं, पर मैं ये बोलती हूँ कि आज मैं पढ़ो लिखो को भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती लिखती रहती हूँ। आगे चलते हैं। हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट है, जो पिक्सी का फर्श क्लीनर है। और ये देखो कितना शानदार है, ये लिखा है स्वच्छता के साथी है। ये एंटीवायरस, यानी कि हमारे घर के जो बच्चे रहते हैं, परिवार के जो बच्चे रहते हैं, मिट्टी में जो कहते हैं घर के झाड़ू पोंछा करते हैं तो मिट्टियां रह जाती है, बच्चे उसी को मुंह में दे रहे हैं। तो हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की सुरक्षा है। यहाँ पर गंदी गंदी जो मच्छर मक्खियां कहीं नली में बैठती हैं, फिर हमारे घर पे बैठती हैं। अगर हम इससे फर्श को क्लीन करेंगे तो ये नहीं होगा, साफ रहेगा। आप समझ सकते हैं 99% जो कि रोगाणु मुक्त फर्श रख देगा, यानी कि वहां पर कोई भी कीटाणु, जो कि गंदगी नहीं रहेगी, आपका फर्श साफ रहेगा। और आपने देखा होगा बाजार के जो क्लीनर आते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हॉस्पिटल में आती है ना बदबू, वो बदबू हमारे घर में आ रही है। और मैं कभी भी, मैं आपको अपना बता दूं, मैं कभी भी फर्श क्लीनर से क्लीनर साफ नहीं करती, क्योंकि मुझे वो बदबू सही नहीं लगती। और आप समझ सकते हैं जब से आरसीएम में आया है, शुद्ध सामान मिलता है। आरसीएम में क्या मिलता है? शुद्ध सामान मिलता है। जब मैंने ट्राई किया तो वास्तव में शुद्ध था, क्योंकि आप तभी जानते हैं हमारे घर में हम लोग जितना भी सफाई करेंगे ना, उतना अच्छा चमकेगा, उतना अच्छा रहेगा। आपके घर में मक्खी मच्छर नहीं आएंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। पर आप बताओ कैसे रोक सकते हो उनको? आप बताओ कैसे रोक सकते हो? तो आगे बढ़ते हैं, मेरे को समय बताते रहना है मैम। तो नेक्स्ट बेटा, आज मुझे अपने बच्चों की मदद कर लेनी पड़ रही है। ये है हमारा बाजार में जो उजाला आता है, आपने देखा होगा, मैंने भी कई बार लगाया। कपड़े को सफेद करने के लिए नील लगाते हैं। तो जब नील लगाते हैं ना, तो कहीं पर जब हम धूप में डालते हैं तो कहीं पर नीला होता है, कहीं पर वाइट हो जाता है। जब प्रेस करते हैं तो चितक बर्रा लगता है, जैसा लगता है इसमें क्या लगा दिया है। ये हमारा उजाला बोल सकते हैं इसको। इसको हम पिक्सी का लिक्विड व्यू व्यू बोल सकते हैं, जो कि नील का काम करता है, अच्छा ग्रोथ करता है, सफेद कपड़े पे एक जैसा करता है। बारी बारी से अगर हम कपड़े पे लगाते हैं तो एक 4 बूंद डालने से कई कपड़े हम चमका सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होम जो कि घरेलू जो हमारे सामान है उसके काम में आता है। ये फर्श का है, मैंने आपको बता दिया, वो भी फर्श का था, ये भी है। दो हमारी रेंज में आता है, आपको कौन सा यूज करना आप कर सकते हैं, अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं, कीटाणु जीवाणु मच्छरों से मक्खियों से दूर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा समय होने को होगा। तो आगे नेक्स्ट, ये हमारा बर्तन वाला है, पिक्सी का लिक्विड
डिश वॉश आप सभी जानते हैं, क्योंकि गाँव में ज्यादातर महिलाएं रेक से पहले बर्तन साफ करती थी, पर अभी है ना मॉडल महिलाएं आ गई हैं। अभी है ना बर्तन का कैसे साफ किए जाते हैं, जो कि बाहर में आता है, कोई भी टिकिया आती है उससे करते हैं। आप समझ सकते हैं उसमें कास्टिक सोडा ज्यादा होता है। हम कितना भी साफ कर ले बर्तनों को, हम कितना भी साफ कर ले बर्तनों को, पर सफेद नहीं जाता है उसका। और जो हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने में भी जाता है। कह सकते हैं कि हमारे जो लीवर की प्रॉब्लम होती है, कहीं न कहीं कास्टिक सोडा की वजह से भी हो सकती है। हमारे पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट में अलसी कहते हैं कि छाले हो गए, तो कहीं ना कहीं कास्टिक सोडा की वजह से होती है। बर्तनों की वजह से भी बोल सकते हैं, क्योंकि कितना भी साफ क्यों ना महिला कर ले, पर कहीं ना कहीं गंदगी रह ही जाती है। तो हमें डिश वॉश यूज करना है और बताना है कि भाई आरसीएम हमें स्वास्थ्य देता है। स्वास्थ्य ही सब कुछ है। जब हमारे खाने में गंदगी जाएगी ही नहीं, तो कैसे हम बीमार पड़ सकते हैं? नहीं पड़ सकते। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सब कुछ सुनने के बाद में अब आ गया सपना। जो मेरा सपना था, जो निगम सर ने सपना कहीं ना कहीं मेरे लिए देखा था कि राधा को इतना बड़े स्टेज पे ले जाऊंगा, या वहां पर मैं सबके सामने, जो उन्होंने सपना देखा ना, सबसे बड़ी स्टेज पे होगी मेरी मैडम। जो बोला होगा निगम जी ने, हमारे पास मतलब आरसीएम नहीं था। आज 8 मार्च में 25,000 महिलाओं के सामने ये मेरे को अवार्ड मिल रहा है। किस बात का अवार्ड मिल रहा है पता है आपको? अपने आप में चेंजिंग करने का, अपने आप में ग्रोथ करने का, अपने सपने जगाने का, इस बात का अवार्ड है। और ये सभी महिलाएं ले सकती हैं। भाई अपने अंदर बहुत सारे जज्बा हैं, बहुत सारे हौसले हैं, हमें सबको करना चाहिए। और ये मेरे को ही नहीं है, ये सम्मान मेरा अकेले का नहीं है, ये सम्मान मेरी टीम का है। ये सम्मान मेरे अपनों का है, क्योंकि मेरे साथ में मेरे अपने ज्यादा है। मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरी जिठानी जी है, मेरी जेठ जी है, मेरी नंद है, मेरी नंदेव जी है। पूरी फैमिली आरसीएम बिजनेस करती है। सबसे छोटी हूँ, कभी भी रोका नहीं, कभी भी टोका नहीं, कभी भी बोला नहीं। हाँ, बस इतना बोलते कि भाई महिला है, 6 बजे घर पे आ जाना। अकेली निकलती, पापा जी बोलते 6 बजे घर पे आ जाना। तो एक दिन मैं नाराज हो रही थी और मैंने बोला, पापा जी ये बात क्यों बोलते 6 बजे घर पे आ जाना? पापा जी ने बोला निगम जी से, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 6 बजे के बाद में ही दारू वाले मिलते हैं। 6 बजे के बाद में ही लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे उनको सबसे ज्यादा जल्दी है। आप कितना भी अच्छी गाड़ी चला लो, पर सामने वाला गलत चलाता है। पता नहीं क्या कर देगा, ठोक देगा, कहाँ पर लगेगी तो पता नहीं। आप हमारे घर की नींव हो, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए आप हमें 6 बजे आ जाओगे ना, तो हमारा बीपी सही रहेगा, हमारा बीपी बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहे और हम अपनों को साथ में लेते रहे। तो नेक्स्ट, ये देखो मैंने बोला हमारी टीम के साथ में, ये हमारी टीम है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कल्याणी मैम का, क्योंकि उन्होंने 1 PM में लेकर और मुझे जगाया। बोला अनीता जी आप कर सकती हो। मैंने बोला मैम मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ललक है, आप कर सकती हो। और मैंने कई दिन तक कल्याणी मैम से आधे आधे घंटा, एक एक घंटा बातें की। पता है मुझे इतनी बड़ी लीडर है, पता है मुझे उनके पास में कई कॉल आते होंगे, फिर भी अनजान की तरह कॉल लगा देती। और वो भी जैसे माँ के समझाती ना अपने बच्चों को सारा काम छोड़कर, वैसे कल्याणी मैम मेरे को समझाती और बोलती आप कर पाओगे। तो मैं कल्याणी मैम का थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को वो आईना दिया, वो सपने दिए जिसे मैं जी रही हूँ। आज मैं गर्व से बोलती हूँ कि वैसे तो जन्म माँ बाप ने दिया है, पर जिंदगी में जीने का जो अधिकार दिया है ना, वो सम्मान दिया है ना, वो सिर्फ हमारी आदरणीय कल्याणी मैम और हमारी भाभी ने दिया है। क्योंकि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे, ये देखो, ये सपना था मेरा, ये सपना था कि मैं अपने गुरु से ये सम्मान ले पाऊं। हमारे जो कि भाग्य विधाता है टीसी सर, प्रियंका मैम, हमारे जो कोल लीडर है, हमारी ये भाभी हैं, हमारे टीम के सारे लीडर हैं, इनसे मुझे अवार्ड, क्योंकि जब अवार्ड अकेले लेने गई थी स्टेज पे, पर मुझे ये हजम नहीं होगा। फिर मैंने अपनी टीम के साथ में बोला ये अवार्ड आपका है। मैंने नहीं बोला कि ये अवार्ड मेरा है, भाई आपकी वजह से ही है। और मैं सबको
ये सम्मान लिया, सबसे आशीर्वाद लिया, बड़ों से छोटों से। और उन्होंने फिर ये बोला आप कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके मेरी महिला टीम आगे बढ़ रही है, वो कर भी रही है। आज मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि महिलाओं की कितनी क्षमता है आज इस हॉल में। तो आगे नेक्स्ट, ये देखो, ये समझने की बात है। चुनौतियां बड़ी होती हैं तो लक्ष्य हमारे छोटे होते हैं। अगर चुनौतियां कैसे बड़ी होती हैं, आज मैं अपने लिए बता दूं। आज चुनौती थी 1 PM में, 2 PM में आने की, क्योंकि मैंने अपना समय दिया है कि मैं 7 तारीख तक रहूंगी और कैमरे के साथ में रहूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे लिए चुनौतियां छोटी थी आज, और मेरा लक्ष्य बड़ा था कि मुझे केसी सर को सुनना है, मुझे यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी करनी है। मैं मीटिंग कहीं से भी दे सकती हूँ, मेरी मोबाइल काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, मेरा बेटा लैपटॉप से वहां से इसकी करेगा, मैं किसी न किसी मोबाइल से बोल तो पाऊंगी। ये लक्ष्य था मेरा। मैं आप लोगों को बता दूं, 4 दिन से इतनी बिजी थी कि पीडीएफ भी नहीं बना पाई। सुबह 7 बजे जब खड़ी हुई और बेटे से बोला बेटा पीडीएफ बनाना है, दोनों माँ बेटे ने ये पीडीएफ बनाया। और आप देख सकते हैं पीडीएफ, ये सब कुछ हमारे बच्चे की देन है, क्योंकि अभी अब इतना नॉलेज नहीं आता है ना। आप देख रहे हो हमारे बच्चे भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए भी बहुत कह सकती हूँ, मैं थैंक्स भी बोलती हूँ, धन्यवाद भी बोलती हूँ कि मेरा छोटा सा बेटा मेरा कितना साथ देता है। घर में भी आज सारा काम छोड़ के आई हूँ, मेरा बेटा मेरे छोटे बेटे को संभाल रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ मीटिंग कर रहा है। आप देखो, अभी उम्र ज्यादा नहीं है मेरे बेटे की, फिर भी देखो, अगर बच्चे कह सकते हैं तो खेल में लग जाते हैं, कौन मीटिंग करवाता। तो मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ आज के लिए। आगे बेटा, क्योंकि हर दम जब बच्चे साथ होते हैं ना, तो समझ लेना कि आपका जीवन साथ है। आप ही देख सकते हो, ये आरसी हम शुरुआत करते हैं, लोग बोलते हैं मैम इसमें पैसा नहीं आता। ये सच है, ये सच है कि जो बच्चा पैदा होता है ना तुरंत काम करने नहीं जाता है, उसको भी हमें बड़ा करना पड़ता है। तो ये आरसी में हमारा बच्चा ही तो है, अभी पैदा हुआ है। जो व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, उसने आरसी को पैदा किया है। तो मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी, पैसा कम रहेगा, ये सच है। पर किसी समय जब आप मेहनत करोगे ना, आप यानी कि 5 साल तक इतना दिन रात लग जाओगे ना, तो मेहनत कम रह जाएगी और आपका पैसा बढ़ जाएगा। क्योंकि सभी के पास में जो कि कह सकते हैं साल का जो बोनस है वो आ चुका है। किसी का 40,000 आया है, किसी का 1 लाख आया है, वो बोनस का आया है। आप समझ सकते हैं आरसीएम में कितना पैसा दे रही है। भाई कदर करो इस पैसे की, क्योंकि ये पैसा आपकी मेहनत है, आपके सपने हैं, आपकी शुरुआत है। क्योंकि जिन्होंने शुरू किया है उनको ही मिला है, और जिन्होंने शुरुआत नहीं किया है उनको लगा कि इसमें मेहनत ज्यादा है पैसा कम है, वो रुक गए हैं ना, वो इतनों पे ही है। तो आगे चलते हैं, ये पैसा कमाना क्यों है, ये मेहनत ज्यादा करनी क्यों है, इसलिए करनी है। देखो, ये मेहनत करके आज कहीं ना कहीं एक बुक में मेरा नाम आ गया है, इसलिए ये मेहनत करनी है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। आप समझ सकते हैं ये सपना नहीं था, 2 PM की वजह से, 2 PM की वजह से आज इतना सब कुछ सीख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उन बहनों को जिन्होंने मेरे को साथ में लिया, जिन्होंने मेरा नाम दिया कि भाई अनीता मैम कर सकती है। मैं ये बोलती मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आरसीएम जैसा सिस्टम मिला। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी बहनें मिली, जिसमें सीमा मैम भी आती हैं, हमारी पूजा चंद्रा मैम आती हैं, लक्ष्मी प्रधान मैम, हेमता मैम। और कई बार इनको कॉल लगा के बोलती हूँ मैम ये ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और मुझे समझाती हैं। मुझे नहीं पता कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है, पर मैं बड़ी बहन के हक से, छोटी बहन के हक से बात जरूर करती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगी, बस मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी बात शेयर कर ली ना, मेरा मन हल्का हो गया, मैं हल्की हो गई। और ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहती हूँ इन बहनों के साथ में। मैं धन्यवाद देती हूँ 2 PM को, जो हमारे बीच में सविता जी लेकर आती हैं, और सविता जी उसको यूट्यूब पे भी ले जाती हैं। तो सविता जी बहुत बहुत थैंक यू 2 PM को आगे ले जाने के लिए।
टीसी सर ने 1 PM 2 PM लेकर तो आए, पर चलाने वाले ड्राइवर सविता जी है, हैंडल करने वाली हमारी सीमा मैम, हेमंता मैम है, और कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान मेरा भी है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आरसीएम ही क्यों करें? इतना सब कुछ होने के बाद में ये क्यों क्लियर होना चाहिए कि आरसीएम ही क्यों करें? आरसीएम में ही क्या ऐसा है जिससे हमें करने से कुछ मिलेगा? मैं आप लोगों को बता दूं, टारगेट रॉयल्टी है भाई मेरे बहनों, सुनो। रॉयल्टी इनकम ऐसी इनकम है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ में, आपके जो कहते हैं आईना, आप देख सकते हैं। सेकंड जनरेशन देख सकते हैं जिनके मिस्टर नहीं है, अभी भी हमारे साथ में जैन सर थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था और वो नहीं है। उनकी मैडम से पूछो आरसीएम क्या है, उनके बच्चों से पूछो आरसीएम क्या है, वो बताएंगे। आरसीएम हमारी जान है, आरसीएम हमारा अभिमान है, आरसीएम हमारे पापा की वो पहचान है, सब कुछ आरसीएम है। तो बस इसीलिए हमें करना है। वो आगे चलते हैं नेक्स्ट। आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? आरसीएम स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, आरसीएम स्वावलंबन बनने के लिए करना चाहिए, आरसीएम नारी सशक्तिकरण के लिए करना चाहिए, अपने सपने को उड़ान देने के लिए करना चाहिए, क्योंकि आरसीएम ही है सब कुछ। आरसीएम में अगर आप देखोगे तो आज मैं जो भी हूँ आरसीएम की बदौलत हूँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारी भाभी ने एक नारा दिया, गौर से सुनो जमाना, हम सबका एक ही नारा, आने वाला वक्त हमारा। तो इस नारे को हमने भी लिया है, ये भाभी का नारा नहीं है, ये हमारा नारा है। हम इस नारे को पूरा करना है। और मेरा समय हो गया होगा, तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ, और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओवर टू यू चंद्रमा। और एक वीडियो में और शेयर करूंगी, पर मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है इसलिए नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमने आज हॉल में, आप देख सकते हो, आज इतने लोग हैं और लोगों में सबसे ज्यादा महिला हैं। मैं इस मीटिंग को लाइव करने वाली हूँ आपके सामने। मैं जाती हूँ और आप अपने रिव्यू रखें। ओवर टू यू